हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन सोल्यूशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, और इसमें मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जिसके बेसिस पर आप बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े आसानी से यह 10 सेकंड के अंदर आसानी के सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही क्वेश्चन आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग एक शॉर्टकट, एक स्लोगन बनाएंगे, उस स्लोगन को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग ये क्या करते हैं, ये एक ग्लास कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं कि हमने इसमें पानी भर दिया, क्या भरा हुआ है, वाटर। ठीक है, अब अच्छी तरह से मान लो बच्चों, इसका वाटर का अपना क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या करते हैं, वेपराइज होते रहते हैं, एस्केप करते रहते हैं। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम ग्लास ए है। अब इसी ग्लास में, ग्लास वही है, ग्लास ये वही है, और इस ग्लास में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। अब प्रश्न है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, वो सॉल्यूट जिसका अपना कोई वेपर प्रेशर ना हो। जैसे जरा सोचिएगा, हम वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व कर देंगे या ग्लूकोज को डिसॉल्व कर लें और उसको हीट करें, तो क्या शुगर या ग्लूकोज एस्केप करेगा? नहीं ना। कौन एस्केप करता है? वाटर एस्केप करता है, क्योंकि शुगर और ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, तो हम उन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं जिनका अपना कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है, अपना कोई वेपर नहीं होता है, वो सॉलिड होते हैं और वाटर के अंदर बड़े आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सब सॉल्यूट हमने मान लेते हैं कि इसमें हमने ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया और इनका हमने क्या बना दिया, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मतलब क्या, कंप्लीटली मिक्सेबल। और कंप्लीटली मिक्सेबल हम कब मानेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कब मानेंगे, जब पार्टिकल का साइज, पार्टिकल किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज या शुगर, उनका साइज 10⁻⁻⁹ मीटर या उससे छोटा हो जाए। ठीक है, यानी इतना डिसॉल्व हो जाए ताकि हम उसको किसी भी माइक्रोस्कोप से सेपरेट ना कर सके, उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो मैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जरा बच्चों को ध्यान से कंपेयर करो, वाटर का अपना वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, वाटर का तो अपना वेपर प्रेशर है बच्चों, वाटर हर पॉइंट से एस्केप कर रहा है। लेकिन मुझे आप ये सोच करके बताइएगा कि जहां पर जिस पॉइंट पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके ठीक नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या उतने आसानी से एस्केप कर पाएगा जिसमें से यहां से एस्केप कर रहा था? नहीं ना। तो अंडरस्टूड है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, तो जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का, क्या मैंने बोला, जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का सरफेस पर है वही ग्रुप में होगा। ठीक है, तो अंडरस्टूड है बच्चों कि सरफेस पर होने की वजह से उसके नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल उतने आसानी से एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ये सोच करके बताइएगा कि पहले के रिस्पेक्ट में यह इस ग्लास में वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? अंडरस्टूड है, कम होगा। इसका मतलब देखो बच्चों कि अच्छा हम इसमें और क्या करें, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में लाइए और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करिए और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कीजिए। तो अब बताइएगा मुझे, क्या वेपर प्रेशर और कम होगा या ज्यादा होगा? अंडरस्टूड है कि वेपर प्रेशर और कम होगा। इसका मतलब तो पहला पॉइंट दिमाग में क्या बैठाना है कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। पहला पॉइंट हम लोग कंप्लीट स्लोगन करेंगे, अभी एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल
solute increases, vapor pressure decreases। पहला पॉइंट, ठीक है। अब जरा सोचिएगा बच्चों, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये सोचना है। तो अगर सोचिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बच्चों वो होता है जैसे जिस पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट से कहते हैं जिस पॉइंट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जिस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों अगर आप ग्राफ देखिए यहाँ, तो मान लेते हैं ये 180 है प्रेशर और ये टेम्परेचर। अब ये पूरा पानी था, प्योर सॉल्वेंट था, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, यानी मान लेते हैं इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर आप यहाँ पर सॉल्वेंट लिख लेते हैं। अब जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया इसमें तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो अंडर स्टूडेंट मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहाँ पर ये सॉल्यूशन का होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे मान लेते हैं इसका इनका टेम्परेचर निश्चित है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर मॉलिक्यूल आसानी से स्केप करेंगे कि नहीं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्केप नहीं करेंगे, कौन स्केप करेगा? वाटर मॉलिक्यूल से स्केप करेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल स्केप करेंगे बच्चों तो अंडरस्टूड है जिस पॉइंट पर वेपर वाटर मॉलिक्यूल स्केप करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट पर आकर के वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा बच्चों। तो यही इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं ये है T2। ठीक उसी तरीके से हम सॉल्यूशन के भी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते अंडरस्टूड है ये गैप है ना, ग्राफ ऐसे जाए, ये ग्राफ कहाँ टच करेगा? यहाँ, ये T3 टेम्परेचर। तो अब क्या देखिए कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा तो अंडरस्टूड है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जाने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कम है T2 टेम्परेचर पर है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T3 टेम्परेचर पर है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम और कंसंट्रेशन कर बढ़ा दें इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बच्चों तो अंडरस्टूड है कि वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो इस ग्राफ को अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे यहाँ टच करेगा तो T4 टेम्परेचर, यानी इसका मतलब एक सिंपल सी बात आ गई कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस, as the concentration of non-volatile solute increases, vapor pressure decreases, boiling point increases। यानी बच्चों सेकंड पॉइंट आ गया, अभी स्लोगन तैयार होता जा रहा है कि as the concentration of non-volatile solute increases, vapor pressure decreases, boiling point increases, boiling point increases। क्लियर? अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब बच्चों देखो ध्यान से, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात की। अच्छा आप मुझे सोच करके बताइएगा कि फ्रीजर के अंदर हम वाटर का ट्रे, आइस ट्रे में वाटर रख दें और सेम टाइम में अगर हम आइसक्रीम का पेस्ट बना कर रखें तो सबसे पहले कौन फ्रीज होगा? तो अंडरस्टूड है बच्चों कि वाटर आसानी से फ्रीज हो जाता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे टीवी में ऐड भी देखते होंगे कि 2 मिनट में जो है वो फ्रीज कर देता है वाटर को, लेकिन आइसक्रीम पेस्ट को फ्रीज होने में काफ़ी समय लगता है। रीज़न क्या है कि आइसक्रीम पेस्ट में बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर चूंकि 2 सॉल्यूशन है तो रैपिड रैंडम मोशन करता है, या रैपिड रैंडम मोशन करेगा तो वो आपस में कोलाइड भी करेगा, और जब कोलाइड करेगा तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। तो उसको फ्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना पड़ता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर। मान लेते हैं यहाँ पर कि वाटर का टेम्परेचर
यहाँ पर वेपर प्रेशर वाटर का यहाँ पर। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसमें मिक्स करेंगे, आइसक्रीम पेस्ट बनाएंगे बच्चों, तो अंडर स्टोरेज का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वाटर के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, मान लेते हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज होगा। अब चूंकि ये गैप इतना है बच्चों, तो अंडर स्टोरेज ये गैप क्या होगा, ये उसी तरीके से ये वेरी करेगा, ग्राफ कुछ यहाँ पर आएगा इस तरीके से, वो गैप यहाँ वेरी करेगा। जब वेरी करेगा बच्चों, तो अंडर स्टोरेज है यहाँ पर इस टेम्परेचर पर यह बच्चों यहाँ T1 लिख लेते हैं, सॉल्यूशन फ्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। तो थर्ड पॉइंट तो इस स्लोगन में आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और अगला पॉइंट बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक, क्योंकि सिलेबस में यही है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं ताकि सारा एक स्लोगन में आ जाए। देखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, पढ़िए ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों देखो पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए ऑस्मोसिस को समझिए। तो ऑस्मोसिस हम उसे कहते हैं कि फ्लो ऑफ लिक्विड from lower concentration to higher concentration, flow of liquid from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane known as osmosis। और जब ये फ्लो करेगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, resultant pressure exerted on semi-permeable membrane known as osmotic pressure। तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो बच्चों बहुत ही पेशेंस के साथ सुनिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और सारे क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत जल्दी बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे स्लोगन तैयार होने के बाद। तो मान लेते हैं ये एक चैम्बर है, इसको हमने बीच में पार्टीशन कर दिया, यहाँ पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मान लेते हैं यहाँ पर वाटर है सॉल्वेंट, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि थोड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी आपने बच्चों को पढ़ा क्या कि एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो अंडरस्टूड है कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, लेस वेपर प्रेशर मान लेते हैं आप इस तरीके से। और ये जो प्योर वाटर है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो अंडरस्टूड है कि इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा होगा। तो अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल कीजिए आप लोग कि यहाँ पर प्रेशर देखिए कम है और इधर का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो अंडरस्टूड रिजल्टेंट वेपर प्रेशर इधर से किधर के होगा बच्चों, इधर का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इधर का वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि मोर कंसंट्रेटेड है, ये लेस कंसंट्रेटेड है। तो अंडरस्टूड है बच्चों कि इधर का रिजल्टेंट वेपर प्रेशर इधर से इधर, एंड ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर लोअर कंसंट्रेशन से लिक्विड हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगता है। तो यही जो रिजल्टेंट प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो अंडरस्टूड है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो इधर का वेपर प्रेशर कम होगा और इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट प्रेशर इधर की ओर ज्यादा होगा क्योंकि इधर का कम है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, तेजी के साथ होगा। अब इसको हम डाइल्यूट कर लेते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया तो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इधर का बढ़ गया इधर का थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ लिक्विड स्लो हो जाएगा। और अंडरस्टूड है कि धीरे धीरे ये प्रोसेस होते 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 जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो दोनों का प्रेशर एग्जैक्ट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो फ्लो ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ऑस्मोसिस स्टॉप। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या बना कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे
रिजल्टेंट वेपर प्रेशर क्या अदर कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम लोअर टू हाई बढ़ता जाएगा बच्चों, तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ पॉइंट हम बना सकते हैं कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस, वॉल्यूम एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इधर का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, तो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर इधर की ओर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो रेट ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी ज्यादा ऑस्मोसिस होगा। इसका मतलब देखो बच्चों, अब इसको ध्यान से सारी चीजों को आप दिमाग में उठाइए। फिर से मैं इसको करके रिपीट कर रहा हूं कि एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। एक सीक्वेंस बन गया। As the concentration of non-volatile solute increases, vapor pressure decreases, volume point increases, freezing point decreases, and osmotic pressure decreases. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, और बड़े आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कीजिए आप लोग, consider given molecules, arrange their vapor pressure in decreasing order. Don't confuse, जब मैं कह रहा हूँ vapor pressure decreasing order, तो वही सेम क्वेश्चन हो सकता है वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर, या सेम क्वेश्चन हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर, या सेम क्वेश्चन हो सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, consider given molecule, arrange their vapor pressure in decreasing order. The 1 mole of NaCl, 1 mole of CaCl, and 1 mole of K4FeCl। जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो बच्चों, अब आपका होगा सब कंसंट्रेशन तो सभी का सेम है, क्योंकि मोल्स भी सभी का सेम है, और आपने सॉल्यूशन भी लिया है वो भी सेम है, तो कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन नहीं बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट नहीं होता है, वो क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। लेकिन NaCl वाटर में जाते ही डिसोसिएट होता है, तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ये 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव और 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव बनेगा, डिवाइड का जब 2 मोल हो जाएगा, इसकी मोलरिटी डबल हो जाएगी। यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव है एंड प्लस 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव है, बनेगा, यानी 3 मोल हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे डिसोसिएट होगा, 4K पॉजिटिव, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता है, केवल आयनिक बॉन्ड डिसोसिएट होता है। आपको मालूम है ना, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। 4K पॉजिटिव प्लस FeCl होल 6 4 यानी कितना 5 मोल। अब मान लेते हैं कि सेम 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो ये कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर हो जाएगा, इसका 2 मोलर, इसका 3 मोलर, इसका 5 मोलर, तो इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो गया बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए डिसोसिएट नहीं होगा बच्चों। तो अंडरस्टूड है कि ये 5 मोलर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। एज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो इसका मतलब कि D का सबसे कम होगा। क्लियर है? यहाँ पर उसके बाद ये 3 मोल है, उससे ज्यादा हो जाएगा।
उसके बाद 2 मोल, उससे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा किसका हुआ, ए होता होगा अगर विशुद्ध। अब चूंकि क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो इस तरह से चेंज करने के ए बी सी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग। और इवन बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को उसकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। 4 ऑप्शन को देख करके आपको मालूम हो जाएगा किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन कम है, आप आसानी से टिक कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको दिया गया बच्चों 10 ग्राम ईच ऑफ यूरिया, ग्लूकोज, NaCl and AlCl. Assume 100% dissociation. Arrange their boiling point in decreasing order. तो देखो यहाँ पर ग्राम से मतलब नहीं होता, हमें मोल से मतलब होता है। तो हम सभी का क्या करेंगे, मोल्स कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो यूरिया का होगा 10/60 मोल का आएगा, मोल ऑफ यूरिया 10/60 गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल। ठीक है, ग्लूकोज का 10/180, ग्लूकोज का C6H12O6 मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। NaCl का क्या करना, 10/58.5। लेकिन बच्चों देखो वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% एसोसिएटेड होगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 एल्युमिनियम का यहाँ पर क्या करेंगे 27 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू सी करेंगे। ठीक है, ये टोटल क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने तीन क्लोराइड आयन, ये डिसोसिएट होगा तो Al3 पॉजिटिव आयन प्लस 3Cl नेगेटिव आयन, यानी मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है कि सबको मोल्स निकालना है, सबका क्या निकाल लेना है, मोल्स निकाल लेना है। ठीक है, जब मोल्स निकल जाएगा तो अंडरस्टूड है कि जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसका मोलर कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, और जिसका मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सभी को सॉल्व करना है, इसका 1/6 आ जाएगा, इसका 1/18 आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/5.85 आ जाएगा बच्चों, 2/5.85 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेना है बच्चों। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 71 35.5 into 2 71 प्लस इंटू 30 प्लस 35.5 कितना आ जाएगा बच्चों, 105.5 हो जाएगा बच्चों, प्लस 27.43.5 यानी हो जाएगा बच्चों 10 into 4/143.5। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जिसका मोल्स सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चों उसका मोलर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अगले लेक्चर में इसी का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकली अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? थैंक यू।